हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बायोलॉजी का एक टॉपिक। और 12th बायोलॉजी में पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मानव के जो जनन तंत्र है उनकी संरचना और उनके बारे में अपन ने डिटेल पढ़ा था। वो यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन उसी से रिलेटेड एक जो नई यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, यानी मानव भ्रूणिकी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी जो है अपन पिछली जो यूनिट पढ़ी थी उससे से रिलेटेड, उससे से आगे का मैटर इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा, तो इसी को अपन इसके साथ में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी या मानव भ्रूणिकी या जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी में हम भ्रूण के विकास का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो के विकास का अध्ययन करते हैं, एम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं। तो एम्ब्रियो किससे बनता है? गैमेट से बनता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में अपन पढ़ेंगे जो युग्मकों का निर्माण होता है। यहाँ तक हम जनन तंत्रों की संरचना पढ़ चुके हैं, तो जनन तंत्रों की संरचना अपन ने पढ़ ली और हम जानते हैं कि जनन तंत्रों में क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। तो युग्मकों का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है? वो गैमेटोजेनेसिस। साथ ही युग्मकों का जो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन होगा। निषेचन के बाद में किस प्रकार से जो है जाइगोट बनेगा, जाइगोट फिर किस प्रकार से जो है एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो से एक नवजात शिशु का निर्माण होगा। वो सारी जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी में, भ्रूणिकी में। तो भ्रूणिकी में आज अपना जो पहला चैप्टर है, पहला जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन, यानी कि मानव में युग्मक जनन। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन, जनन का मतलब होता है बनना, निर्माण होना। किसका? युग्मकों का। तो युग्मकों का बनना या युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन। या गैमेट्स के निर्माण की प्रोसेस ही क्या कहलाएगी? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन है वो कहाँ संपन्न होगा? तो हम जानते हैं कि गैमेट्स कहाँ बनते हैं? जनदों में बनते, यानी कि जो जननांग होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी जो जननांग होते हैं मानव के, जैसे कि नर की अपन बात करें तो उसमें होता है वृषण या टेस्टिस, और मादा की बात करें तो ओवरी या अंडाशय। तो उनमें क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। तो जनदों में, यानी कि टेस्टिस या ओवेरी की जो प्राइमोडियल सेल होती है, जनद कौन है? टेस्टिस और ओवेरी, यानी वृषण और अंडाशय। उनकी जो प्राइमोडियल सेल होती है, यानी कि आद्य जनन कोशिका, उनके द्वारा युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन किसे कहते हैं? जनदों की, यानी कि टेस्टिस और ओवेरी की जो आद्य जनन कोशिका है, प्राइमोडियल जो सेल होती है, उसके द्वारा युग्मक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब जो अपन जानते हैं कि ये जो है टेस्टिस यानी गैमेट्स जो होंगे, तो यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, यदि वो बाइसेक्सुअल है यानी द्विलिंगी प्राणी है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो युग्मक है एक ही जीव के प्राणी, एक ही शरीर में बन जाते हैं। बट यदि जो प्राणी है वो एक लिंगी है, जैसे कि मानव है, उसमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। तो जब एक लिंगी प्राणी होता है तो उसमें जो मेल होता है, यानी कि जो नर प्राणी होता है, उसमें नर युग्मक बनेगा, और जो मादा प्राणी होगा यानी फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मादा युग्मक बनेगा। तो इसी कारण से हम जो है हम मानव में पढ़ रहे हैं यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस, और मानव में क्या है? नर और मादा अलग अलग होते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन है वो अपना यहाँ पर दो प्रकार का हो जाता है। एक तो होगा शुक्र जनन और दूसरा होगा अंड जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पर संपन्न होती है? यानी शुक्र जनन। शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है शुक्राणु बनना। जो शुक्राणु का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन। ये कहाँ पर संपन्न होता है? वृषण में, टेस्टिस में, जो किसमें होता है? मेल में। दूसरा जो युग्मक जनन है, दूसरा प्रकार है, वो है अंड जनन या oogenesis। oogenesis जो है उसके थ्रू किसका निर्माण होता है? ओवम का, अंडाणु का। और अंडाणु या ओवम जो है वो किसके थ्रू बन रहा है? oogenesis। तो oogenesis किसमें संपन्न होता है? अंडाशय में, ओवेरी में। और ओवेरी किसमें होगी? फीमेल में। तो यहाँ पर हम गैमेटोजेनेसिस को दो भागों में बांट सकते हैं, दो टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरी है अंड जनन या oogenesis। अब जो जीवों में ये गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस जो है हार्मोन्स के द्वारा जो है प्रेरित होती है। और कौन सा हार्मोन है जिसको कंट्रोल करता है?
वो है FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जो FSH जो हार्मोन है, जिसको अपन पुट्टिका प्रेरक हार्मोन कहते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, युग्मक जनन की जो प्रक्रिया, चाहे वो शुक्र जनन हो या अंड जनन, दोनों प्रक्रियाएं इसी के द्वारा क्या होती है, प्रेरित होती है। अब अपन बात करें यहाँ पर, ये तो बात हो गई अपनी मेनली इसके बारे में। अब हम जो गेमेटोजेनेसिस में जो पहला प्रकार है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस, युग्मक जनन में शुक्राणु जनन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण किस प्रकार से होता है उसको अपन डिटेल पढ़ते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन या शुक्राणु जनन क्या होगा, तो टेस्टिस की, यानी कि वृषण की, नर का जो वृषण होता है, वृषण की प्राइमोडियल सेल से स्पर्म निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि जो नर प्राणी होता है, जो मेल होता है, उसका जो वृषण है या टेस्टिस है, टेस्टिस या वृषण की जो प्राइमोडियल कोशिका होती है, आद्य जो कोशिका होती है, उसके द्वारा शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया, स्पर्म्स बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन कहते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि प्राइमोडियल सेल कौन सी होगी, तो हमें थोड़ा सा वापस रिवर्स जाकर के सोचना होगा। हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हमने वहां पर जो है वृषण या टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि टेस्टिस में जो है वृषण पालिकाएं थी। उन वृषण पालिकाओं में 2 से 3 तक शुक्र जनन नलिकाएं थी, और वो शुक्र जनन नलिकाएं जो थी वो 2 प्रकार के आवरणों से घिरी हुई थी। और उन दोनों प्रकार के जो आवरण थे, उनमें एक आवरण था जननिक उपकला, और जननिक उपकला वाले आवरण में 2 प्रकार की सेल्स थी, एक तो थी सर्टोली कोशिका और दूसरी थी जनन कोशिका। तो उसमें हमने देखा था कि जो जनन कोशिका होती है उसकी, वो क्या करती है, वो ही प्राइमोडियल सेल कहलाती है, वो ही क्या बनाती है, प्राइमोडियल सेल, और वो ही किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। और जो दूसरी कोशिका थी सर्टोली कोशिका, वो क्या करती है, इन शुक्राणुओं को सहारा देती है, आलंबन देती है और पोषण देती है। एक बार अगर ये यहाँ से नहीं समझ में आए तो वापस से आप जाकर के जो नर जनन तंत्र में जो वृषण वाला वीडियो है उसको देख सकते हैं कि वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं थी, उन पे जो 2 आवरण थे, उनमें एक जो आवरण था जननिक उपकला, जननिक उपकला में 2 प्रकार की सेल्स थी, जनन कोशिका और सर्टोली कोशिका। और जो सर्टोली कोशिका थी वो तो शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है, और जो जनन कोशिका थी वो ही क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। यानी जनन कोशिका क्या है यहाँ पर, प्राइमोडियल सेल, आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिका या जो प्राइमोडियल सेल है वो क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, स्पर्म्स का निर्माण करती है। और आद्य जनन कोशिका द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। कौन करता है, टेस्टिस की आद्य जनन कोशिका। अब जो शुक्राणु जनन की जो ये प्रक्रिया है, इसको अपन 2 भागों में बांट देते हैं अध्ययन की दृष्टि से। एक तो है शुक्राणु पूर्व का निर्माण, शुक्राणु पूर्व जिसको हम स्पर्मेटिड कहते हैं, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, और दूसरा है शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मेलियोसिस, यानी शुक्राणु का कायांतरण, शुक्राणु के रूप में उसका बदलना। तो सबसे पहला है अपना शुक्राणु पूर्व का निर्माण यानी स्पर्मेटिड का निर्माण। शुक्राणु पूर्व का निर्माण या स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन किसे कहेंगे हम, जब प्राइमोडियल जो सेल है, यानी जो प्राइमोडियल सेल थी आद्य जनन कोशिका, आद्य जनन कोशिका क्या करेगी, विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरते हुए स्पर्मेटिड बनाएगी। जो आद्य जनन कोशिका या जो प्राइमोडियल सेल है वो क्या करेगी, पहले तो समसूत्री विभाजन करेगी, समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करेगी, उसके बाद में उसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे, और उसके फलस्वरूप क्या बनेंगी, अगुणित स्पर्मेटिड बनेंगे। तो आद्य जनन कोशिका द्वारा अगुणित स्पर्मेटिड बनाने तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण या स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। उसके बाद में आता है शुक्र कायांतरण या स्पर्मेलियोसिस। शुक्र कायांतरण क्या होता है, जो स्पर्मेटिड बन जाते हैं, शुक्राणु पूर्वी जो बन जाते हैं, स्पर्मेटिड जो बनते हैं, उन स्पर्मेटिड का शुक्राणु में बदलना ही क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण कहलाता है। तो ये 2 रूपों में हमने इसको बांट लिया। अब जो पहला है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, शुक्राणु पूर्वी जो है स्पर्मेटिड, उसको अपन फिर 3 भागों में बांट देते हैं। पहली है गुणन प्रावस्था यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी होगी वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज,
और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था यानी मैच्योरेशन फेज, यानी कि जो स्पर्मेटिड्स है वो 3 अवस्थाओं से गुजर करके कंप्लीट बनता है। वो है मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। और इन तीनों अवस्थाओं से गुजरने के बाद में जो प्राइमोर्डियल सेल है वो किस में चेंज हो जाती है, स्पर्मेटिड में चेंज हो जाती है। वो कैसे होता है, पहले आती है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल सेल होती है यानी आद्य जो कोशिका होती है वो समसूत्री विभाजन करती है और लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप वो द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया बनाती है यानी शुक्राणुजन कोशिका बनाती है। उसके बाद में आती है वृद्धि प्रावस्था। तो जो आद्य या प्राइमोर्डियल जो सेल होती है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जन कोशिकाएं बना देती है। स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करती है और वृद्धि करके दुगुनी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। और जो दुगुनी हुई जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके दुगुनी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर जो है प्रवेश करती है मैच्योरेशन फेज में। और मैच्योरेशन फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो लगातार 2 अर्धसूत्री विभाजन करती है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट के फलस्वरूप बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होगा, अर्धसूत्री विभाजन हो चुका तो अगुणित हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कंटिन्यू ही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के फलस्वरूप क्या बनेगी, अगुणित स्पर्मेटिड बनेगा। तो यहाँ तक की प्रोसेस में ये हो जाता है। उसके बाद में होता है शुक्र कायांतरण। शुक्र कायांतरण में जो स्पर्मेटिड था वो स्पर्मेटिड कैसा होता है, अचल होता है, गति नहीं कर सकता। तो स्पर्मेटिड जो है वो गतिशील, एक्टिव, सचल, पूंछ युक्त शुक्राणु में बदलता है, उसको कहते हैं शुक्र कायांतरण। तो ये था अपना स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको अपन एक आरेख के थ्रू समझते हैं। आरेख के थ्रू अपन इसमें देखते हैं। हमने देखा कि टेस्टिस की प्राइमोर्डियल सेल क्या करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रारंभ करती है, यानी उसी से स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। तो ये कोई टेस्टिस की प्राइमोर्डियल सेल है। अब ये प्राइमोर्डियल सेल क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। और समसूत्री विभाजन करके, जैसे इसने एक बार समसूत्री विभाजन किया तो 2 बन गए, फिर विभाजन किया तो ये 4 बन गए, यानी ये क्या करती है, समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करती है। और इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था। यानी गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है, जो प्राइमोर्डियल सेल है वो क्या कर रही है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर रही है। और कैसी कोशिकाएं बन रही है, द्विगुणित कोशिकाएं बन रही है। इसको हम कहते हैं गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज। उसके बाद में इसमें जो बनने वाली, लास्ट में जो बनने वाली जो सेल्स होती है, यानी गुणन प्रावस्था के फलस्वरूप जो सेल्स बनती है उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन कोशिकाएं, हिंदी में बोलो तो शुक्राणुजन कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज में बनी है, इन स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रही है, यहाँ पर आकार में वृद्धि करके दुगनी हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया फिर क्या करती है, ग्रोथ फेज जब आती है, वृद्धि प्रावस्था आती है, तो आकार में वृद्धि करके कैसी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। और ये क्या कहलाती है, अभी दुगुनी होने के बाद में, बड़ी होने के बाद में कहलाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखो यहाँ पर तो प्राइमोर्डियल सेल थी, यानी कि आद्य जनन कोशिका थी, जनन कोशिका टेस्टिस की, वो समसूत्री विभाजन करके क्या बना रही है, स्पर्मेटोगोनिया बना रही है। स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि होकर के बड़ी हो जा रही है और बड़ी होकर के क्या कहलाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बन गई यहाँ पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करती है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करती है। क्या होता है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप इससे 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो 2 अगुणित सेल्स बनेगी उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है कंटिन्यू ही क्या कर लेती है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है इनमें। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के बाद में इन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बन जाते हैं, 4 अगुणित सेल्स बनती है,
जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड या शुक्राणुपूर्वी। शुक्राणुपूर्वी या क्या कहेंगे, स्पर्मेटिड्स। तो इस प्रकार से 2 बार जो अर्धसूत्री विभाजन हुए और उन अर्धसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप क्या बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। और ये जो अवस्था है ये कहलाती है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से लेकर के स्पर्मेटिड बने यहाँ तक की जो अवस्था है उसको हम कहते हैं शुक्राणु पूर्व का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड को फिर हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या हो रहा है, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन हो रहे हैं और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोशिकाएं कैसी है, द्विगुणित है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करेगी और क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कैसी है, आकार में बड़ी है लेकिन द्विगुणित है। उसके बाद में कौन सी अवस्था आएगी, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। और परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिसके फलस्वरूप 2 अगुणित सेल्स बनेगी जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जस्ट क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा और उसके फलस्वरूप उसमें क्या बनेगी, 4 सेल्स बनेगी अगुणित, और वो क्या कहलाएगी, स्पर्मेटिड कहलाएगी, यानी शुक्राणु पूर्वी कहलाएगी। और यहाँ तक की जो ये अवस्था है इसको हम कहेंगे मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। और इस तरह से स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो ये स्पर्मेटिड्स बने हैं, ये स्पर्मेटिड्स कैसे हैं, आकार में गोल है, बड़े हैं, अचल है, यानी ये गति नहीं कर सकते, बड़े हैं, गोल है। तो इनमें इनका क्या होता है, अभी इनमें कायांतरण होता है, यानी कि ये जो स्पर्मेटिड है ये किस में बदलते हैं, ये शुक्राणु में, स्पर्म में बदलते हैं। तो स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में बदलना ही क्या कहलाता है, शुक्र कायांतरण या स्पर्मियोलियोसिस। यानी कि जो गोल और जो अचल स्पर्मेटिड होते हैं वो एक्टिव यानी कि सक्रिय, सचल, पूंछ युक्त, सक्रिय, पतले, एक्रोसोम युक्त शुक्राणु में परिवर्तित हो जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, शुक्र कायांतरण। होता क्या है शुक्र कायांतरण में, क्या होता है, जो शुक्राणु का केंद्रक है, बड़ा सा जो गोल केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो अतिरिक्त जो भी जल वगैरह या अतिरिक्त जो पदार्थ है वो सारे हटा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। केवल उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए ही रहता है। साथ ही जो शुक्राणु का आकार है वो पतला होकर के सकरा हो जाता है और पीछे से पूंछनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आकार को हल्का करता है, छोटा करता है, ताकि आसानी से गति कर सके। क्योंकि अपन जानते हैं कि जो मेल गैमिट होता है शुक्राणु, वही गति करता हुआ फीमेल गैमिट अंडाणु तक जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइज होने के लिए, उसे गति करने के लिए, उसे एक्टिव होने के लिए उसे अपने आकार में ये चेंजेस करता है, यानी शुक्र कायांतरण की प्रोसेस होती है। तो हमने देखा किस प्रकार से प्राइमोर्डियल सेल जो है 4 स्पर्म्स का निर्माण कर लेती है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने में लगभग 74 डेज यानी कि 76 दिन का समय लगता है, जिसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन कंप्लीट होता है, शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। आज हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें हमने देखा कि जो यहाँ पर ये शुक्राणु बन रहा है ये तो हमने बनाया है प्रारूपिक शुक्राणु। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम शुक्राणु की स्ट्रक्चर या संरचना पढ़ेंगे कि किस प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।